वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ पर आप इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू सुन रहे थे जो मौजूद गेस्ट यहाँ पर इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। मैं दोबारा बैठे साहब आप ही की तरफ ही आता हूँ सर कि तब्दीली किस तरह आएगी, आप क्या समझते हैं कि तब्दीली किस तरह आएगी, कब अवाम की सुनी जाएगी? ये पाकिस्तान हमने हासिल किया था कि अवाम आज़ाद रह सके, इनके साथ कोई काफर ज्यादती ना कर सके और काफरों से दूर रखा जाए। तो जब पाकिस्तान बन गया सर, तो अब हमें मुसलमानों से और अपने भाइयों से बचना पड़ रहा है। वही बेमानियां कर रहे हैं, वही अवाम को खा पी रहे हैं और आते भी वो हमारे में से हैं। तो सर अब आप इस पर क्या कहते हैं, किस तरह तब्दीली आएगी सर? देखिए जी, तब्दीली आनी बहुत ज़रूरी है। तब्दीली आनी चाहिए, तब्दीली से ही हरकत में बरकत है। हुकूमत का काम है कि आवाम को बुनियादी सहूलतें दे, आवाम की तकालीफ को दूर करे ताकि आवाम पुरसकून रो, पुरसकून ज़िंदगी गुजारे। जबकि हमारे मुल्क में थोड़ी सी चीज़, हर एक चीज़ उल्टी हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि आपने देखा होगा कि पंजाब में ई चालान सिस्टम है। बिल्कुल। अब ई चालान सिस्टम में इन्होंने कहा कि जुर्माने होंगे, वो कर देते हैं। मेरी भी गाड़ी के ने कई दफ़ा कर दिए। आज मैंने एक वो किया। अब वो कानून असम्बली से पास ही नहीं हुआ। देखें, जब तक कोई कानून असम्बली से पास नहीं होता तो इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब वो जो लोगों से गैर कानूनी ले लिए, पैसे ले लिए या लिए जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? पंजाब गवर्नमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पंजाब गवर्नमेंट में यह है कि उस्मान बुज़दार साहब तब्दीली लेके आना चाहते थे जी। उस्मान बुज़दार साहब पंजाब में शहबाज शरीफ लगे हुए हैं माशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, आप ठीक है। बड़ी बरीक बात की आपने बड़ी साहब। अब जी मैं उस्मान बुज़दार साहब जो पंजाब में शहबाज शरीफ लगे हुए हैं, उन्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं कि मैंने करना क्या है। अब लोगों के साथ ये जुल्म नहीं कि आप देखें, आप रोड पे 2 मिनट खड़े होकर आप लोगों की इंटरव्यू करें। जो रक्शे वाला आता है वो तंग है, जो चिंगची वाला आता है वो तंग है, जो गाड़ी वाला आता है वो तंग है। अब एक चालान उन्होंने रोड पे करवाया और एक चालान उनके घर में चला जाता है। डेली आप ये देखते हैं कि लोगों के साथ ऐसा होता है। रक्शे वाले इतने तंग हैं, वो पर्चियाँ लिए फिरते हैं। एक चौक पे दूसरे ने रोका, उसको दिखाया, तीसरे पे रोका, उसने दिखा दिया। हालत यह है कि आपने देखा होगा कि ये लोडर ट्राले छोटे छोटे जो आप आगे हैं, जिन्होंने वो सुजुकी का बड़ा वो कर दिया है, रक्षा लोडर। हाँ, रक्षा लोडर। वो आपने देखा होगा कि जिस तरह मैं बलूचिस्तान में रह के आया हूँ, वहाँ पे गाड़ियों के नंबर नहीं थे, मोटरसाइकिलों के नंबर नहीं थे। अब वो इतनी पैदावार हो रही है, उसको एक्साइज ने पास नहीं किया, उस पर नंबर नहीं लगा रहे। अब उसको उस पर कह रहे हैं कि जी अदालतों ने स्टे दिया हुआ है। सर केपी में भी बहुत सी गाड़ियां ऐसे स्मगल होती आती हैं, उनके ऊपर बगैर रजिस्ट्रेशन चलती है, लेकिन उनके सूबे में चलती है, उससे बाहर वो आपकी बात नहीं निकल जाती। अब हमारा सूबा पाक पंजाब जैसे हम कहते हैं, प्यारा सूबा, इसको भी इन्होंने वो बलूचिस्तान बना दिया। देखें, अब अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट अगर ये चाहती है कि ये रक्शे नहीं बनने चाहिए तो उनकी पैदावार रोक दें। अब बना के उधर से वो आ रहे हैं, टैक्स आप ले रहे हैं, अब सिर्फ नंबर लगाएं, इसमें करोड़ों रुपया मिल जाता है। लेकिन ये तब्दीली है कि आप उनको रोड पे चलान कर देते हैं और तो ठीक है भाई, आप लीगल तरीके से उसको एक नंबर लगाएं। अगर वो गलत काम करते हैं तो ठीक है, ओवरलोडिंग करते हैं तो सही है। अब बच्चा जो ना वो चला रहा है, रक्षा चला रहा है। अब पंजाब की पुलिस ये नहीं कहती कि आप इस चीज़ के इंटाइटल नहीं है बच्चे, आप किसी की जान लोगे, लेकिन वो चल रहा है। आपने 10 रुपए के किसी को दे दिए, 20 रुपए 50 रुपए दे दिए, सारा दिन आप चलाओ। सोचना ये है कि हमारी हुकूमत वो काम कर रही है जो एज कानून के मुताबिक है, एज पर लॉ है, और वो अदारे एज पर लॉ का काम कर रहे हैं। आपने देखा, कल ही आपने देखा कि एक ज़नारा मलिक साहब आए, पीटीआई की सेनेटर, उन्होंने लाहौर में इलेक्शन कमीशन में फार्म जमा कराया जिस पे तायद के निंदा और तजवीज़ के निंदा 2 ऐसे बंदों के नाम डाल दिए जिनको पता ही नहीं। अब उन्होंने फ़ोन करके ये कहा कि हमने तो ये साइन ही नहीं किए। आपने उसके इलेक्शन कमीशन पे गिला है, उन पे मेरा ये सवाल है कि आपने उनके कागजात कबूल कर लिए। परवेज़ रशीद साहब ने जिन्होंने एक बिल देना था, वो आपने उनके नो कर दिया, रिजेक्ट कर दिए। देखें, कानून उस वक्त चलता है, आप मुआशरा उस वक्त चलता है जब कानून बराबर हो तमाम के लिए। अब जब हर खाते में आप मुदाखलत करेंगे,
आप इलेक्शन कमीशन अदालतों में जाके दूसरे तीसरे इलाके में आप जाके जो अपनी मर्जी का कानून करेंगे तो क्या तब्दीली आएगी? खाक तब्दीली आएगी। आपको अगर नहीं पता था हुकूमत चलाने का तो शुरू में आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता। उस वक्त आप कहते थे मेरे पास 200 बंदा है, ये वो किधर गया 200 बंदा? तबाह कर दी आवाम। लोग अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सकते, लोग गाड़ियों में तेल नहीं डलवा सकते, 50-50 रुपए 100 रुपए का आप पेट्रोल पंप पे देखें वो चीज़ हो गया। अब यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट ने बनाए थे कि इस पे बट साहब के लोगों को एक सस्ती चीज़ें मिलेंगी। आप वहादत रोड पे एक यूटिलिटी स्टोर है, उस स्टोर का जो मैनेजर था वो एक ट्रक जो ना वो मार्केट में घी और ऑयल का अपना बेचने के लिए गया और पकड़ा गया। सही है। अब ये हालत है, हर बंदा कहता है कि पता नहीं हुकूमत चलनी कि नहीं चलनी, मैं कुछ ना कुछ कर लूँ। अब 45 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को टीका लगा दिया इस गवर्नमेंट ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ठेकेदारों को ठेके दिए और उनको नवाजा और 45 करोड़ का कौमी खजाने को नुकसान कर दिया। कोई है इंक्वायरी करने वाला? ऑर्डर रिपोर्ट आ गई है। वज़ीर आज़म साहब आप इस चीज़ के बारे में सोचें, उस्मान बुज़दार साहब आप इस चीज़ के बारे में सोचें, तब्दीली लेके आएँ, किसी गरीब आदमी का पेट भरे। आपने पूरी कौम को मांगने पे लगा दिया। फिर आप कहते हैं जी वो अपना रियासत मदीना में ये होता था कि जो जितने बिजनेसमैन हैं आपने उनको टिकट दे दिया। कोई आपने गरीब आदमी आपने मोहल्ले का वर्कर आपने देखा जिसको आपने टिकट दिया? ना MP MNA का ना किसी का। जितने आपके ATM थे वो सारे आपने नवाज दिए, जितने आपके दाएं बाएं लोग बैठे हुए थे वो सारे आपने नवाज दिए। पुराने चेहरे। बदकिस्मती की बात बट सब ये है कि जो चीनी और ये अपना बिजली और दूसरी चीज़ों के बारे में फैसले करते हैं, ऑयल घी के बारे में फैसले करते हैं, प्राइसेस के उनकी तो आप अपनी फैक्ट्रियाँ। सर भट्ट साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह खान साहब भी कहते हैं कि पिछली जितनी हुकूमतें गुजरी हैं उनमें जितनी भी उनकी स्ट्रेटजी थी, महकमा खजाना की बात कर रहा हूँ मैं, वजारत खजाना की जो भी स्ट्रेटजी थी वो अवाम दोस्त नहीं थी, अवाम दुश्मन थी। लेकिन उनको भी वही वजीर टैकल कर रहे थे जो अब की बार वजीर शेख हफीज साहब कर रहे हैं। तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक बंदा जब पिछली हुकूमत में था तो बहुत बुरा था और जिस तरह उसी सीट के ऊपर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए और उन्हें वजीर दाखिला बना दिया गया तो वो साथ ही सब अच्छे की आवाज़ आने लग गई है। तो अगर इसको मैं बल्कि नेक्स्ट हम जरा सेनेट के ऊपर भी चलते हैं शेख साहब को लेके कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कोर कमेटी है या उनके अंदर मेंबरान हैं उनसे मेरी भी बातचीत चलती रहती है, बल्कि पिछले दिनों में चाय पर भी था कहीं पर, तो उन्होंने ये बात की, अंदर से ये बात उठ रही थी कि सेनेटर और सेनेट के अंदर हमारा PTI का वर्कर आना चाहिए। और अगर हफीज शेख साहब जो है वो आए कहाँ से, भट्ट साहब आप बेहतर जानते हैं, गए कहाँ पर, अब कहाँ पर खड़े हैं, और अगर इन्हें सेनेट का इलेक्शन और सेनेट की टिकट दे दी जाए तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का मोराल क्या होगा, वो कहाँ पर स्टैंड होंगे? देखिए जी, हफीज शेख साहब तो पैराशूटर हैं, इन्हें तो लाया गया है जी, लाया गया इनका PTI से तो कोई तलक है ही नहीं। अली जफर साहब हैं, अली जफर साहब जो एडवोकेट साहब हैं वो सेनेट के टिकट पे बिला मुकाबला हुए, उनका कोई PTI में कोई किरदार नहीं। ठीक है। PTI में जो वर्कर थे वो तो रह गए पीछे, उन्हें तो नवाजा नहीं गया। अब नवाजने वाले कोई और हैं जिन्हें जो इनके दाएं बाएं बैठे हैं। आप इसमें देखें दाएं बाएं कि मेरे में कौन से ऐसे लोग हैं PTI वाले जिन्होंने कुर्बानियां दी और मैंने वो काम किया जिन्होंने अवाम के लिए अच्छा किया। अवाम के लिए किसने अच्छा किया? किसी ने अच्छा नहीं किया, हर बंदे ने अपनी जेबें भरी हैं। और मैं कहता हूं कि ये हुकूमत दूसरी, इन्होंने करप्शन ख़त्म करने की बजाय इन्होंने हर चीज़ ही ख़त्म कर। तो भट्ट साहब आप सेनेट इलेक्शंस के ऊपर क्या कहते हैं? इस पे जस्टिस गुलजार साहब के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने उसका भी बयान किया और उनका ये कहना था कि जो भी पार्टी है जो भी जीती, अगर उसके 50 मेंबर्स हैं, अगर उसको 51 वोट मिलते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब वो भी लालची है, वो भी झूठी है, मक्कार है। तो क्या आप क्या समझते हैं कि पिछला सिलसिला जो रवायत चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी? आपकी बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह बातें कर रही है और जिस तरह वीडियो लीक हुई, वीडियो लीक तो मैं शामी साहब की तरफ भी आता हूँ कि जो वीडियो लीक भी हुई है, आप क्या समझते हैं कि अब ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो सिलसिला है वो थम जाएगा, वो रुक जाएगा और शफाफियत आ जाएगी सेनेट में जहाँ पर कानून बनता है पूरे पाकिस्तान के लिए? नहीं जी, कोई शफाफियत नहीं आएगी और अल्लाह के हुक्म से जैसे दूसरे इलेक्शन दूसरी हुकूमतों में, इस हुकूमत में भी होंगे तो जिस तरह पैसा चलता, तो देखें जी, नहीं मैं बात करता हूँ ना कि सिस्टम मतलब चलना तो है ना सर।
महाराज है कि ये इन्होंने कोई तब्दीली लेके आते तो मज़ा आता ना, कि ये बात है। पहले जब सेनेट के इलेक्शन थे, जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था, उस वक्त आपने कहा कि नहीं जी खुफिया वोटिंग होगी। बिल्कुल। अब आपने, जब आपको खतरा है कि आप पीटीआई वाले बहुत से लोग मुतनफर हो गए, आप कहते थे हार्स ट्रेडिंग नहीं करनी, तो ये बुजदार साहब के साथ नून लीगियों ने आठ ने मुलाकातें की हैं, किस लिए की हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खाला का बेटा तो नहीं है ना उस्मान बुजदार, लोगों को तोड़ने की बात है। जी जी आप बिल्कुल ठीक है। ये आप उन्हें ये कहते हैं कि आप तो दूसरी पार्टी के हैं, आप मेरे साथ क्या करने हैं? सर ये तो यू टर्न ले जाते हैं, अपने ही बयान से यू टर्न ले जाते हैं, आप साहब बेहतर जानते सर हैं। ले जाते हैं, लेकिन जमहूरियत के बचाव का कहते हैं कि इससे जमहूरियत नहीं 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 नहीं, ये जमहूरियत नहीं। जब बंदा पकड़ने के काबिल हो जाता है तो फिर वो शोर करना शुरू कर देते। नहीं मैंने मजाक किया था, ऐसी बात है। ये हमारे 2.5 साल जो हमारे मजाक, आपने ठीक दी, ये हमारे मजाक में 2.5 साल गुजर गए, और वो अब कहते हैं 2 साल में उन्होंने कहा जी हमें एक्सपीरियंस नहीं था। अब उन्होंने कहा जी 5 साल में कुछ जादू की चंद छड़ी है। बिल्कुल ठीक है। ओ भाई, जब आपके आइन में लिखा हुआ है कि 5 साल आपकी हुकूमत होगी, खुदा के बंदे जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं था तो क्यों लोगों की जाने जाया की? सर आप क्या देते? अब आप बरमला जे आके कहें कि जी हमने जो तवक्कुआत अवाम से हमारी थी वो पूरी नहीं हो सकी, हम उसमें नाकाम रहे। जैसे शिबली साहब ने कहा, शिबली फराज साहब ने कहा जी कि वो जी महंगाई बहुत है, इसका हम इतराफ़ करते हैं। इतराफ़ नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको कहना चाहिए कि हम हुकूमत छोड़ते हैं, जो चला सकता है वो आ जाए। बिल्कुल शर्मिंदगी होनी चाहिए, लेकिन शर्मिंदगी हो तो तब। सर आप बिल्कुल ठीक कितने बड़े बाप के बेटे हैं। बिल्कुल मैं शिबली साहब से कहूँगा, आप कितने बड़े बाप के बेटे हो और लगे किधर हो। सर आप अब अल्लामा इकबाल साहब का पोतरा जी, जिनको लोग सलाम करते हैं, वलीद इकबाल साहब, और वो माशाल्लाह के किसी और के पीछे। सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं शामी साहब आपकी तरफ आता हूँ। सर बड़ा शॉर्टली जरा बताइएगा कि जो ये सेनेट इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप इसकी शफाफियत को किस तरह देखते हैं, और आप क्या समझते हैं कि सेनेट इलेक्शन में किसके गले में हार होगा और किसको हार मिलेगी? सर देखें, सेनेट इलेक्शन तो क्लियर है, हुकूमत इस वक्त जो है बरसर इक़्तिदार जो हुकूमती पार्टी है वही जीतेगी इलेक्शन सेनेट का, क्योंकि सेनेट में नंबरिंग है। बिल्कुल हुकूमती सीटें जितनी हैं उसके हिसाब से और जीती हैं। और देखें हम आज 2 सेनेटर्स उनकी ख़वातीन मुंतखब हो गई हैं, 2 नून लीग के हो गए हैं और 2 पीटीआई के मुंतखब हो गए हैं। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और देखें इसमें गिलानी साहब के कागजात भी मंजूर हो गए हैं, और परवेज़ रशीद साहब के भी नाम मंजूर हो गए। हालांकि देखा जाएगा परवेज़ रशीद साहब जो है सेनेटर भी रहे हैं, बहुत से अदवार में उनको ईवान में भी रहे, उनको तजर्बा भी है और बहुत बुजुर्ग सियासतदान भी हैं, बहुत सीनियर भी हैं, और उनका हक भी था। लेकिन मैं वो कह रहे हैं हम चैलेंज करेंगे। और दूसरा, जैसे हमने बात की वीडियो वायरल हुई है, तो वो मतलब लगता है कि खुद करवाई गई है या हुई है, क्यों? उसमें देखें कि वो एक बैठे डिस्कशन हो रही है उसमें, और सारा जो एक दाल में कुछ तो काला है, बहुत सी बातें आई क्यों जी नहीं हो रहा। लेकिन अब देखें ऑस्ट्रेलिया, देखें आज से नहीं हर दौर में होती आई है। अब मतलब जब से पाकिस्तान बना उसके बाद हुकूमतें आई, भुट्टो साहब के बाद से, जब ज़िया-उल-हक साहब के दौर से सेनेट का इलेक्शन हम देखते आए हैं, तब से लेके सेनेट के इलेक्शन के में जोड़ तोड़ होती आई है। और जोड़ तोड़ तो आपको पता है हर इलेक्शन में होती है, छोटा इलेक्शन भी हो या बड़ा भी, उसमें जोड़ तोड़ तो होनी होनी। और इसमें देखें ना, खान साहब ने उस दिन बयान दिया कि ये सेनेट इलेक्शन की निगरानी मैं खुद करूंगा। अब ये वज़ीर आज़म साहब का काम तो नहीं कि सेनेट के इलेक्शन की निगरानी करें, सेनेट के इलेक्शन की निगरानी तो वो करें जो करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जिम्मेदारी है वो उसको देखें। अब वो खान साहब वो क्या मतलब ये या तो ये कहना चाहिए, या तो वो देखना चाहते हैं निगरानी के शायद कौन कौन से मेरे नहीं, अगर वो शामी साहब माजरत के साथ अगर वो निगरानी करना चाहते थे, अब ये तो कह रहे हैं कि फलां ने पैसे लिए हमने निकाल दिए, आप ये तो कहें कि पैसे दिए कि किसने, बिल्कुल किस जगह पे पैसे दिए, कौन बंदे थे जिसके सामने किस मकसद की बात आपकी चीफ जस्टिस वही अदारा बोला। इस्लामाबाद में कोई घर है, शामी साहब उस घर को भी जानती होंगे, नो डाउट उस ड्राइंग रूम को भी जानते। तो शामी साहब आवाम को बताएं वो ड्राइंग रूम किसका है सर? सर वो रहने दें उसको। लेकिन देखा ना चीफ जस्टिस साहब ने बात की है कि पीपल पार्टी नून लीग में आके जमहूरियत से फेर गई है, और हालांकि
इस पे ओपन बैलेट पे इनकी पहले अंडरस्टैंडिंग थी, वादा हुआ था इनका आपस में कि अंडरस्टैंडिंग हुई थी। देखिए जी बात सही है। हालांकि याद होगा पहले जब मियां साहब एक दफा प्राइम मिनिस्टर का वोट भी था तो उन्होंने ओपन वोटिंग करवाई थी। बिल्कुल सर करवाई थी। मैं कहता हूं कि जो मतलब सर उन्होंने काउंटिंग की, दरवाजा एक रखा था एक व्हाट्सएप जो चीफ साहब ने कल फरमाया है कि मसाके उसमें बहुत से मैं देखा स्लिप भी कर गए जिन्होंने वोट डालने आई नहीं थे, उससे वो शो हो गया था जी उनके कौन उनके हक में कौन खिलाफ है। तो ये भी लेकिन बैलेट पेपर अगर करते हैं भी है इनका, लेकिन उनके ऊपर हक है कि जो बैलेट पेपर जारी होता है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है, नाम भी लिखा होता है कि इस नाम से किस नंबर से वोट जारी हुआ है। तो ये उनका हक, ये ठीक है कि आप बाद में शिकायत दूर कर सकते हैं हमारे किस पार्टी मेंबर ने किसको वोट दिया। सर ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दामने वक्त में बिल्कुल गुंजाइश खत्म होती जा रही है। मैं लास्ट कुछ पॉइंट्स पर आता हूँ, हम पॉइंट टू पॉइंट सर बात करते हैं। शामी साहब मैं आप ही की तरफ यूँ सर सोशल मीडिया की बात की जाए, मैंने कल भी थोड़ी सी बात की थी, आज मैं दोबारा बात करता हूँ। सोशल मीडिया पे कोई वीडियो वायरल हो जाए तो पूरा पाकिस्तान उसके पीछे उसको फॉलो करने लग जाता है। कोई वीडियोस चाहे वो अच्छी हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, उसको फॉलो करते हैं। इवन कि हमारे गवर्नमेंट के भी कुछ इस तरह के अफसरान या इस तरह के मेंबरान कुछ हैं, वो भी हमें दिखाई दिए कि वो सोशल मीडिया, इससे ये जरूर साबित होता है कि वो सोशल मीडिया को देखते जरूर हैं, एक्टिव सोशल मीडिया पूरी टीम है उनके पास। लेकिन सर जहां पर सोशल मीडिया पर, अखबारों पर, न्यूज चैनल्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि सिंध थर के अंदर 125 से ज्यादा जो खवातीन है वो खुराक ना होने की वजह से उन्होंने खुदकुशियां कर ली हैं सर। वहां पर अब सिंध हुकूमत भी चुप है। सोशल मीडिया पर जो हमारी अवाम है सर, वो उनको क्या हो गया, पहले एक बंदे की डेथ होती थी तो आसमान कहते थे लाल हो गया, पूरा जो इलाका है वहां पर टीवी लगाना बंद कर दिया जाता था, सारे इज़हार अफसोस करते थे। अब इतने बड़े बड़े वाकयात होते जा रहे हैं, लोग खुदकुशियां करते जा रहे हैं। माँ, किसी की भी माँ होती है तो जो माएँ अपने बच्चों को छोड़ के उन्होंने खुदकुशियां कर ली सिर्फ इस वजह से कि उनके पास खुराक नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों को कुछ नहीं दे पा रहे। इवन दूसरे मुल्कों से यहाँ पर पाकिस्तान में आके एनजीओज थर में आके सर उनकी खिदमत कर रही है, उन्हें पानी दे रही है, उन्हें खाना दे रही है। तो आप क्या समझते हैं हमारा सोशल मीडिया किस तरफ जा रहा है, हमारी यूथ किस तरफ जा रही है, और जो हमारी हुकूमत है उसकी स्ट्रेटजी क्या है सर? वो क्या गरीब मार मार के उसने गुर्बत खत्म करनी है? शामी साहब सर देखें, खुदकुशी तो जुल्म इस्लाम में भी है जिसमें खुदकुशी हराम है। बिल्कुल। और दरिया दजला के किनारे भी एक कुत्ता, रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना में दरिया दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मरे तो खलीफा इस वक्त जो है उसका जवाब दे। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अल्लाह माफ़ करे कि हज़ारों बंदे लोग रोज़ भूख से मारे हैं। ये हमारे सियासतदान जितने भी हम बात करें सिर्फ अपने मफादात की सियासत कर रहे हैं, कोई मुल्क के लिए नहीं सोच रहा। बिल्कुल ठीक है। इनको चाहिए मुल्क के लिए सोचें। और ख़ुदकुशी क्यों, असल में नफसा नफसी का दौर हमारा इतना हो गया, टेंशन इतनी हो गई है कि हम बिल्कुल क्यों, जब मैशियत ही हमारी तबाह होकर रह गई है। अब आम बंदा जिसको भूख से बिलक रहा है, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, उसको भूख नहीं है, हर चीज़ नहीं है, मतलब वो बेचारा क्या करे, उसने भूख से मरना ही है। ये हुकूमत का काम है, हुकूमत सोचे कि देखे कि खुद इसको, फिर हम असल में हम इस्लामी तालीमात से बहुत दूर हो गए। हमें चाहिए कि हम कुरान शरीफ अपने उसको मुताला करें, और हमने तो अपनी किताब जो मुक़द्दस किताब उसमें अलमारी में बंद करके रख दिया। लेकिन अगर हम अपना इस्लाम के दावेदार हैं, रियासत मदीना के दावेदार हैं, तो हम सिर्फ अपने इस्लामी हकामात के ऊपर अमल करें तो हमारे बहुत से मसाइल खुद हल हो जाएंगे। सर बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसी तरह बाकी कई ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमान नहीं है, उन्होंने कलमा गो नहीं है, उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन वो सब कुछ इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, खवातीन के हकूक दे रहे हैं, बच्चों के हकूक दे रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं उनके हकूक दे रहे हैं, इवन के जानवरों के हकूक दे रहे हैं। इस्लाम में हकूक वादे किए गए हैं। बिल्कुल, लेकिन हम अमल नहीं कर पा रहे। मैं बट साहब आपकी तरफ आता हूँ सर, बिल्कुल टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन आप लास्ट में इसी पर बताइएगा जो थर के अंदर जुल्म और ज्यादती, माएँ अपने बच्चों को छोड़ते हुए खुदकुशियां कर रही हैं, बच्चे भूखी वजह से वहां पर सर अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं। आप इस सिचुएशन को किस तरह देखते हैं और यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? देखिए जी, वहाँ पे जो हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है। अब क्या साली है, वहाँ पे बच्चे मर रहे हैं भूख प्यास से, मेडिसिन नहीं है, तो ये मकामी हुकूमत की नाकामी है। मैं यूथ को ये कहूँगा कि आने वाली जो नस्लें हैं उन्हें चाहिए कि जो आपके लिए अच्छा है, जो कुछ कर सकता है उसको आप सपोर्ट करें। इस तरह लालची, मतलबी और लोगों को गुमराह करने वाले लोगों को कामयाब करके असम्बलियों में ना भेजें। अगर भेजेंगे तो फिर इसी तरह होगा, आपको कुछ सोचना होगा। जी बेटी साहब आपका बहुत शुक्रिया। शामी साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से ये टाइम दिया सर। अगर हुकूमत की बात करें तो पंजाब ये कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है,
लेकिन जब 1 से लेके 19 ग्रेड तक के अफसरान की तनख्वाहों की बात होती है तो तब तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं। दूसरे ममालिक की अगर बात करें तो वहाँ के जो जॉब कर रहे हैं, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि हम 25 से 30% हमारी सैलरी काट ली जाए, जो कोरोना सिचुएशन चल रही है उसमें लोगों को दी जाए। और ये पाकिस्तान जो हर किसी मुल्क से इमदाद ले रहा है, लेकिन इतना पैसा है कि वो थर में बच्चों को नहीं खिला रहा, लेकिन अपनी तनख्वाहें जो है वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। और अगर हम शामी साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हम इस्लामी तालीमात से जो दूरी है हमारी, वो बेसिक एक वजह है कि हम नुकसान में जा रहे हैं, हम गिरते हुए जा रहे हैं। कुरान पाक हमने सिर्फ किताब घर पर रख दी है, किसी के मरने पे हम पढ़ रहे हैं, किसी को बख्शने के लिए हम पढ़ रहे हैं, और मिलाद में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुरान पाक का असल हुक्म अल्लाह पाक का ये है कि इस कुरान पाक पर अमल किया जाए, जिस तरह हुक्म दिया गया इस तरह जिंदगी गुजारी जाए। जिंदगी हम अपनी मर्जी से गुजारते हैं और सवाब के लिए हमने सिर्फ कुरान पाक रख दिया। तो अगर इस तरह डिफरेंस रखेंगे तो यही होगा जो आज हमारे साथ हो रहा है, अवाम के साथ हो रहा है। भाई भाई का सगा नहीं है, इसमें किसी वजीर आजम की गलती नहीं है। भाई भाई को खा रहा है, दोस्त दोस्त को खा रहा है, तो इसमें वजीर आजम की गलती नहीं है, हमारी गलती, हमारी जहालत है। तो इस पे दुआ कहूंगी अल्लाह सबसे पहले मुझे हिदायत अता फरमा, उसके बाद हमारी पूरी कौम को हिदायत अता फरमा। और जो कानून की बड़ी साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी कि कानून पैसों वाले के लिए अलग है और जो गरीब बंदा है उसके लिए अलग है। हम दुआ गो हैं कि कानून मसावी रहे, बिल्कुल सबके लिए जनरल रहे, ताकि जो बड़े लोग हैं वो गरीब को अपनी जूती ना समझें, उनको बुरा ना समझें, बल्कि वो समझें कि अगर हमने किसी गरीब के साथ बुरा किया तो हमें भी सजा हो सकती है। और यहाँ पर मैं लास्ट में जाते एक शेर के साथ ही एंड करता हूँ कि मुल्क लूट कर खा गए सियासतदान, मुल्क लूट कर खा गए सियासतदान, पकड़ा वो जाता है कि जिसने हेलमेट नहीं पहना। तो इस पर हमारी दुआ है कि जो मुल्क को भी लूट रहे हैं उसके ऊपर भी कानून सख्त हो और कानून की गिरफ्त में आए। आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाजत दीजिए, कल हम नई बात और आपके मसाइल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।